नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप सभी लोगों के रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अब्धात मुद्रा यानी बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया। यानी अब्धात मुद्रा जो थे, इसने चांदी के सिक्कों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया। तो शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। तो शासक था फिरोज शाह तुगलक जो है, इसके समय में बिलियन करेंसी या अब्धात मुद्रा जो है, ये चांदी के सिक्कों को पूरी तरह से लगभग प्रतिस्थापित कर देती है। तो शासक है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित हैं? 7 अंग, जो राज्य के 7 अंग थे, सप्तांग सिद्धांत देते हैं कौटिल्य साहब अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में। और उस सप्तांगों में शामिल किसको किसको करते हैं? तो उसमें शामिल था, एक तो था राजा, एक राजा था, दूसरा आमात्य था, तीसरा जनपद था, और चौथा ये युवराज दिया है, युवराज ना शामिल नहीं था। और जो चौथा था वो दुर्ग था, पांचवा कोष था, और छठा दंड था या सेना, और सातवां मित्र था। तो कौटिल्य साहब अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत यानी राज्य का सप्तांग सिद्धांत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? डी नहीं होगा, तो अपना ABC यानी 3rd नंबर राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना 1724 में हैदराबाद में किसने की थी? मुबारिज खान, आसफ झा, अलीवर्दी खां, शौकत जंग। तो 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य यानी स्वतंत्र हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति था आसफ जा। आसफ जा का नाम था, जो मूल नाम था वो था चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां इनका मूल नाम था, और इनको निजामुल मुल्क की उपाधि दी जाती है फारुखसियर द्वारा, और आसफ जा की उपाधि दी जाती है मोहम्मद शाह द्वारा। तो ध्यान रखना है कि इसका मूल नाम चिनकिलिज खान था, और इसको आसफ जा की उपाधि दी जाती है मोहम्मद शाह के द्वारा, और वहीं चिनकिलिज खां की उपाधि, मतलब ये निजामुल मुल्क की उपाधि दी जाती है फारुखसियर द्वारा। तो अपना राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्हड़ के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सुगंधिदा, रड्डा, सुगंधा, सूर्यमती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए आप लोग। तो सुगंधा सबसे पहले हो जाएंगी, सुगंधा फर्स्ट, और उसके बाद जो होंगी, पहले सुगंधा हो जाएंगी, उसके बाद दिद्दा हो जाएंगी सेकंड, फिर थर्ड हो जाएंगी सूर्यमती, और फोर्थ हो जाएंगी रड्डा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, CADB। 3 नंबर अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के विभिन्न घोषणाओं आदेशों को कालक्रमानुसार रखना है। तो पहली बार जजिया की समाप्ति अकबर कब करता है? तीर्थकर
यानी तीर्थ यात्रा कर माफ़ करता है, कब करता है वो। और चित्तौड़ का फतहनामा जारी करता है। युद्धबंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने यानी दास बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाता है। तो जो ये पहली बार जजिया की समाप्ति करता है तो ये करता है 1564 में जजिया की समाप्ति करता है। तीर्थ यात्रा कर जो है माफ़ करता है, ये करता है 1563 में। और चित्तौड़ का फतहनामा जारी करता है ये 1568 में। और युद्धबंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाता है, ये 1562 में। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा डी, उसके बाद बी और तब ए, डी बी ए, डी बी ए। अपना राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। गोंडो फर्निस, मिनांडर, रुद्रदामन और रुद्रदामन चेस्टन, इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले हो जाएगा मिनांडर फर्स्ट हो जाएगा, मिनांडर फर्स्ट। और सेकंड जो है वो हो जाएगा गोंडो फर्निस सेकंड। और थर्ड हो जाएगा अपना चेस्टन, थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ हो जाएगा रुद्रदामा। तो राइट आंसर अपना 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक से अधिक अर्थ हो सकते थे। तो वैदिक काल में ग्राम का अर्थ क्या था वो बताना है। तो कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती थी। पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता था। ग्राम जनजातियों की एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी। ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी। तो अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी जो है ये नहीं होगा कि ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी। बाकी जो ऊपर ए बी सी दिया है कि कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती थी, ये राइट है। और पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता था, ये भी राइट है। और ग्राम जनजातियों की एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी, ये भी राइट है, बट ये अपना रॉन्ग आंसर है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिस टिमोरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरौद्योगीकरण एक मिथक है, क्यों मिथक है ये बताना है कि हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। और उसने अपने शोध की सामग्री 19वीं शताब्दी के आरंभिक संस्मरणों से प्राप्त की, जिस समय हस्तशिल्प फल फूल रहा था। अगला है कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि अमीर जमींदार हस्तशिल्प को प्रश्रय देते थे। 20वीं सदी के स्रोत हस्तशिल्प के अतीत के शानदार अध्याय पर रोशनी डालते हैं। तो ये जो है कि 20वीं सदी के स्रोत हस्तशिल्प के अतीत के शानदार अध्याय पर रोशनी डालते हैं, ये अपना गलत है। नेक्स्ट, ये इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि अमीर जमींदार हस्तशिल्प को प्रश्रय देते थे, ऐसे भी कोई साक्ष्य नहीं है। उसने अपने शोध की सामग्री 19वीं शताब्दी के आरंभिक संस्मरणों से प्राप्त की, जिस समय हस्तशिल्प फल फूल रहा था, ये भी रॉन्ग है। तो अपना जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है, ये अपना आंसर है। आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कोटदीजी, जोरवे संस्कृत, मालवा संस्कृत और कायथा संस्कृत। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कोटदीजी संस्कृत आती है, उसके बाद कायथा संस्कृत आती है, फिर मालवा संस्कृत आएगी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये
4th हो जाएगा। जोरवे संस्कृत सबसे बाद में आती है, जोरवे। तो अपना राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम द्वारा या मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही का दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है? तो वो डे कौन सा है? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।